हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही फिनोमिनल पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका नाम है ली क्वान यू। ये सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन के वजह से इन्हें टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पे भी प्रेजेंट किया है और इन्हें टाइटल दिया है द मैन हु सॉ इट ऑल। इनकी विजनरी लीडरशिप के अंडर सिंगापुर की स्टोरी, सिंगापुर का नक्शा, सिंगापुर का फ्यूचर सब ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी वजह से इस पर्सनालिटी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में आपको सबको थोड़ा थोड़ा तो पता ही होना चाहिए। इनके लीडरशिप के बारे में, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, ऑल दैट इज इम्पॉर्टेंट इज बीइंग डिस्कस्ड हेयर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ली क्वान यू सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ये एक फिनोमिनल स्टेट्समैन थे और इन्होंने सिंगापुर में एज अ प्राइम मिनिस्टर 30 ईयर्स और 3 डिकेड्स के लिए रूल किया। एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने एक्ट किया। तो पहले ये इन्होंने पीपल्स एक्शन पार्टी इस्टेब्लिश की। पहले ये थोड़ी देर के लिए ऑपोजिशन लीडर की तरह इन्होंने एक्ट किया, बट लेटर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सो सिंगापुर के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सिंगापुर जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, एक ये रेड डॉट के अराउंड, ये सिंगापुर एक स्मॉल आइलैंड सिटी नेशन है जो कि इस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और साउथ चाइना सी के एरिया में लोकेटेड है। तो पहले सिंगापुर एक ब्रिटिश कॉलोनी थी इन 1940s। तब ये एक्सपेक्ट किया गया था कि जब ब्रिटिश का रूल वहाँ एंड हो गया कि उसके बाद सिंगापुर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो देखिए तब क्या था, सिंगापुर बहुत ही केओटिक और मलेरिया प्रॉन एक हार्बर माना जाता था। तब ये सोचा गया था कि विद चाइना जो इतना स्ट्रॉन्ग नेबर है उसके हो चलते हुए, और बिकॉज सिंगापुर के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ना ऑयल ना मिनरल कुछ नहीं है, तो ये समझा गया था कि सिंगापुर ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। बट ली ट्रांसफॉर्म द डेस्टिनी ऑफ सिंगापुर। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर। ली क्वान यू जो है, इन्होंने सिंगापुर की डेस्टिनी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। फ्रॉम अ कॉलोनियल आउटपोस्ट इन्होंने इसे ग्लोबल फाइनेंशियल पावर सेंटर की तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो जैसे हम कौटिल्य साहब को इंडिया में दर्जा देते हैं एज अ ग्रैंड मास्टर ऑफ गवर्नेंस, वैसे ही ली क्वान यू को सिंगापुर में वैसा स्टेटस दिया जाता है। हेनरी किसिंगर जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं, उन्होंने भी ली के बारे में लिखा है कि हिज विजन वाज ऑफ अ स्टेट दैट वुड नॉट सिंपली सर्वाइव बट प्रिवेल बाय एक्सेलिंग। कि सिंगापुर, उनका विजन ये था, ली का विजन ये था कि सिंगापुर सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि ये एक्सेल भी करेगा और प्रिवेल भी करेगा अबव एनी कंट्री। एंड विद व्हाट not having resources, but it will survive with intelligence, superior intelligence, discipline और ingenuity के साथ ये सर्वाइव करेगा डिस्पाइट नो रिसोर्सेज। सो ली की विजन आज हम देख सकते हैं कि जब इन्होंने टेक ओवर किया था तब सिंगापुर में पर कैपिटा इनकम सिर्फ $400 थी। बट आज उनकी लीडरशिप और आफ्टर 2 जनरेशन के बाद सिंगापुर की जो पर कैपिटा इनकम है वो $50,000 के अराउंड हो गई है। दैट वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ली फॉर सिंगापुर। सो अब ये देखना तो बनता ही है कि ली साहब ने ये कमाल किया कैसे। तो जैसे हमने देखा कि सिंगापुर के पास रिसोर्सेज तो कोई नहीं थे, बट सिंगापुर के साथ पास एक जेम था, एक जेम दैट वाज इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन। जैसे कि आपने देखा कि ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और साउथ चाइना सी के बीच में लोकेटेड है। दैट इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक पोजीशन। आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड की मेजर ऑयल ट्रेड एंड ऑल सी जो रूट है वो इसी लोकेशन में से होके गुजरता है। इट्स इम्पॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। सी के थ्रू जो भी जाता है वो यहाँ से होके ज़रूर निकलता है। तो उस स्ट्रैटेजिक लोकेशन को, शिपिंग रूट को ली ने यूज़ करने का सोचा। तो इन्होंने क्या किया, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोप, जापान, इंडस्ट्रियल कंट्रीज को इनवाइट किया कि आप सिंगापुर में आएँ और यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को सेट कीजिए। आपका ट्रेड जो है वो बहुत उम्दा हो जाएगा क्योंकि आप इजीली किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आपको
चीप भी पड़ेगा। तो इन्होंने इस तरीके से ये कंपनीज़ को इनवाइट करना शुरू किया। बट ही ऑल्सो हैड अ कंडीशन कि बाहर की कंपनीज़ यहाँ पे आके अपना बिजनेसेस सेट तो कर सकती हैं, बट उनको ये भी इंश्योर करना है कि वो सिंगापोरियंस की स्किल डेवलपमेंट इन हाई वैल्यू वर्क पे काम करें, कि वो सिर्फ यहाँ पे आके असेंबली लाइन ही ना सेटअप करें, पर सिंगापोरियंस को हाई वैल्यू स्किल्स भी दे, जिससे सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम आग ऊपर बढ़े, डेवलप्ड वर्ल्ड के लेवल तक लेके जाने का इनका विजन था। तो इन्होंने ग्रोथ पे फोकस किया, बट उसकी इंक्लूसिविटी पे भी फोकस किया, कि सिर्फ कुछ ही लोग ना ग्रो करे, हर सिंगापोरियन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ग्रो करे। सो दैट इज हाउ ही डिड व्हाट ही डिड फॉर सिंगापुर। हर कोई सिंगापुर में एक साथ ग्रो हुआ। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनकी लीडरशिप स्टाइल के देख लेते हैं कि इन कैसे लीडर थे ये, जिन्होंने ये फिनोमिनल काम किया। तो पहले इनका स्टाइल थोड़ा अथॉरिटेरियन था, जिसे अथॉरिटेरियनिज्म लाइट भी कहा गया है। तो ये एग्जैक्टली डेमोक्रेटिक जो है लीडर नहीं थे, जैसे कि हम इंडिया या और कंट्रीज में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने च्युइंगम भी बैन की हुई थी सिंगापुर में, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज मेस हर जगह। तो ऐसे बैनिंग वाले मेजर्स भी ये इन्होंने लिए थे, दैट ही फेल्ट वाज सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिंगापुर। सो वैसा वाला इनका स्टाइल था। सेकंड, इन्होंने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत वर्क किया। ये मेरिटोक्रेसी में बहुत बिलीव करते थे। जो आदमी एक जॉब के लिए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब को ही ये अपॉइंट करते थे, किसी को भी ऐसे मौका नहीं दिया जाता था कोई भी काम करने का। जो इंसान जिस जॉब के लिए बेस्ट है उसी को उस जॉब में रखा जाता था। उस तरीके की एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्होंने फोकस किया। उसके बाद बिकॉज सिंगापुर जो है एक कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स है, यहाँ पे चाइनीज, इंडियंस, मलायास, डिफरेंट एथनिसिटीज के लोग रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें इंश्योर करना है कि हर इंसान को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, कोई ऐसे डिविजन्स नहीं होनी चाहिए, हर किसी को हम साथ लेके चलेंगे। इसके लिए इन्होंने टू लैंग्वेज फॉर्मूला जैसी पॉलिसीज पे भी फोकस किया। टू लैंग्वेज में फॉर्मूला में क्या है कि एक इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है, उसके बाद ये अपनी मदर टंग को कंटिन्यू कर सकते हैं सीखना और आगे बढ़ाना। इससे इनको बहुत बेनिफिट हुआ। फर्स्ट था कि टूरिज्म सेक्टर प्रमोट हुआ, आईटी सेक्टर प्रमोट हुआ। देखिए आईटी सेक्टर को भी इंग्लिश की ज़रूरत होती है, टूरिज्म में भी। मेजरली टूरिज्म जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड से आता है, जिनके पास पर कैपिटा इनकम है कि वो घूमने आ सकें, तो वो भी इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो इनका टूरिज्म सेक्टर भी प्रमोट हुआ। उसके बाद इनकी जो पॉपुलेशन थी वो भी खुश थी, क्योंकि वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को उनको छोड़ना नहीं पड़ा, वो अपनी मदर टंग को कंटिन्यू कर सकते थे। इससे एजुकेशनल आउटकम्स भी बहुत अच्छे होते हैं, तो वो भी बेनिफिट रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है रेस्ट ऑफ द कंट्री में, कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए जिसमें बहुत ही सारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। तो ऐसे आइडियाज़ को हम अपना सकते हैं। फाइनली जो बेस्ट पार्ट था इनकी लीडरशिप स्टाइल का, वो था करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन। करप्शन को ये बिल्कुल भी सहन नहीं करते थे। बहुत ही हैवी पेनल्टीज लगाई जाती थी करप्शन के अगेंस्ट, रिगरसली लॉ को इन्फोर्स किया जाता था। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी सेटअप किया गया था करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, जिसका नाम था करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये ब्यूरो करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करता था और करप्शन को अंडर चेक रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है ये। फाइनली ली ने एक ऐसी सोसाइटी, सिंगापोरियन सोसाइटी का डेवलपमेंट किया जो कि करप्शन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी। आप इंडिया में देखिए क्या होता है कि आप जब भी ट्रैफिक सिग्नल पे होते हैं, आप कोई भी लॉ वायलेट करते हैं, आप ट्रैफिक पुलिस को क्या कहते हैं, भाई 100 ले ले और छोड़ दे। तो हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसी करप्शन को, स्पीड मनी को, जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए आप पैसे दे देते हैं, लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे दे देते हैं। तो हमारी सोसाइटी करप्शन में कंट्रीब्यूट करती है, हम सपोर्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन में। बट ली ने ऐसी सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट किया जहां करप्शन को बिल्कुल भी सहारा, महत्व या सिग्निफिकेंस, रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं दिया जाता। एवरीवन क्रिटिसाइजेस, लोड्स करप्शन इन ऑल फॉर्म्स। वो एक्टिवली जाके
कंप्लेंट भी करते हैं वेन एवर दे सी एनी काइंड ऑफ करप्शन एनी वेयर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे इनकी लीडरशिप के। उसके बाद जो ली हैं वो इंडिया से बहुत इंस्पायर्ड थे, इंडिया के लीडर्स लाइक नेहरू से ये बहुत इंस्पायर्ड थे। बट इन्होंने अपने मेमोयर में लिखा है कि इंडिया जो है वो बहुत ही ग्रेट कंट्री हो सकती है, बट ये अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रही है क्योंकि यहाँ थोड़ी गवर्नेंस में प्रॉब्लम्स हैं। तो इन्होंने इंडिया के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ मैसेजेस को लिखा हुआ है, बताया हुआ है। ये कहते हैं कि इंडिया को गुड गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए, हमें करप्शन को हर लेवल पर कंट्रोल करना चाहिए, मेरिटोक्रेसी, बेस्ट पीपल फॉर द बेस्ट जॉब को प्रमोट करना चाहिए, और फाइनली फेयर प्लेइंग फील्ड देना चाहिए हर किसी को भी जाति धर्म के बेस पे जो है हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, इंसान की मेरिट के ऊपर उसको अवेलुएट करना चाहिए। सो दैट वाज व्हाट ली क्वान यू वाज। उन्होंने ग्रोथ पे फोकस किया, पर कैपिटा पे फोकस किया, लोगों को साथ ले आगे बढ़ा के लेके जाने पर फोकस किया। आई मीन कि ऐसी फिनोमिनल लीडरशिप की वजह से आप सिंगापुर देखिए आज डेवलप्ड वर्ल्ड की कैटेगरी में आता है, मेजर फाइनेंशियल सेंटर है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग वेयर टू बी बॉर्न इंडिया, जो सिंगापुर है वो 6th रैंक्ड है उसमें। तो आप देखिए कि एजुकेशन सिस्टम इतना ज़बरदस्त है सिंगापुर का। आप वो देखिए कि टूरिज़्म सेक्टर, आप सिंगापुर जाइए, आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुल कि ऑस्ट्रक रह जाएंगे आप। सिंगापुर का जो चंगई एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो कंसेक्यूटिवली बहुत सालों के लिए उसे कस्टमर रिव्यू में बेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया एयरपोर्ट जो है डिक्लेयर किया गया है। ऑल्सो जो आपकी सिंगापुर एयरलाइंस, वन ऑफ द प्रीमियम एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड जो है, वो भी ली की लीडरशिप के अंडर डेवलप हुई थी। बट आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि वो एयर इंडिया पे जो टाटास के अंडर 1930s-40s में एग्जिस्ट करती थी उससे इंस्पायर हुई थी। तो दैट वाज ली, एंड कुछ तो हमसे भी लिया है उन्होंने, बट ये है कि ली ने सिंगापुर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। दैट इज़ द लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जो हमें अपनाना चाहिए। So that was all for this video. Hope you like. Please like and subscribe my channel and keep watching for more such informative videos. Thank you for joining.